आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे आपके प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी और जैव विज्ञान के जो आपके क्वेश्चन हैं। हमने आपको 150 क्वेश्चन जो है करा दिए हैं पिछली नेक्स्ट वीडियो में। जो इससे पहले हमने वीडियो कराई हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और जो 150 से आगे के क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो हम करा देंगे आपको। टोटल 200 क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पर आपको, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया। तो फिर अब जो करेंगे हम क्वेश्चन वो 151 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है बहुत तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है देखे जा सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और एक बार और बता दें हम आपको कि जो हम ये 200 क्वेश्चन आपके जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपको जो 25 नंबर की जो आपके 15 नंबर का मृदा विज्ञान से जो पूछा जाएगा, मृदा विज्ञान या मृदा प्रबंधन से जो पूछा जाएगा आपका, हम उनके एमक्यूसी कराएंगे और वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप इसी चैनल पर जुड़े रहें, तो फिर हम उनकी बात करेंगे इससे अगली वीडियो में। तो अब बात करते हैं 151 क्वेश्चन से आगे की। तो 151 क्वेश्चन से आगे है कि केंज आंतरिकी निम्न में से किसकी पत्तियों का एक विशिष्ट लक्षण है? तो किसकी? ये हो जाता है गन्ने की। ऑप्शन नंबर ए केंज। तो केंज जो है, केंज अतिरिक्त निम्न में से C4 पौधे गन्ना की पत्तियों का विशिष्ट लक्षण है, और यह लक्षण C4 प्रकार के पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। C4 पौधे जैसे कि गन्ना होता है, मक्का होता है, ज्वार, बाजरा, चौलाई इत्यादि, ये C4 प्लांट होते हैं। अब बात करें हम इसमें C4 तो ये हो जाते हैं जो हमने आपको बताया कौन कौन से, गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा और चौलाई। आपसे पूछ लिया था कि C3 मतलब कार्बन युक्त 3 जो है कौन से होते हैं, तो उसमें आ जाता है आपका गेहूँ आ जाता है, जौ आ जाता है, धान आ जाता है, जो कि आपके ग्रेमनी कुल के आते हैं, वो सब इसी में आ जाते हैं। और ग्रेमनी कुल के भी आते हैं इसमें C3 प्लांट में, और जो आपके अनाज वाली फसलें होती हैं वो भी आ जाती हैं कुछ। तो C3 प्लांट में ये आ जाते हैं और C4 में ये आ जाते हैं। बात करते हैं 152 क्वेश्चन की। तो 152 क्वेश्चन है कि पौधों पर पड़ने वाले विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है? तो कितने प्रतिशत आता है? तो वो आता है 0.42% से 1.66% जो है वो प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाता है विकिरण ऊर्जा का। बात करें इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका। तो प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन निर्माण की प्रक्रिया में विकिरण ऊर्जा का भी उपयोग होता है, और विभिन्न पौधों में इसके उपयोग की दर भिन्न भिन्न होती है। वैसे सामान्यतः 0.42 से 1.66% भाग पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर लेते हैं। अब बात करें आगे 153 की। 153 है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पांड सिल्क कहा जाता है? तो पांड सिल्क किसे कहा जाता है? तो वो आपको स्पाइरोगो गायरा को जो है पांड सिल्क बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। अब आगे बात करें 154 क्वेश्चन की। तो 154 जो क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो इसमें से जो पादप का मुख्य अवशोषक अंग है वो कौन सा है? तो केवल जड़ और पत्ती, केवल जड़ या पत्ती और जड़ और वल्फ, तो ये कौन सा होता है? तो केवल जड़ जो होता है आपका पादपों का मुख्य अवशोषक जड़ होता है, मतलब अंग होता है, क्योंकि इसके द्वारा, जड़ के द्वारा ही अपना जो पौधा जल ग्रहण करता है या बाष्पोत्सर्जन करता है, मतलब बाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा करता है, लेकिन जो अपने कार्बनिक पदार्थ होते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ के द्वारा ही वो लेता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। किसी भी पादप में मुख्य अवशोषक अंग जो है जड़ होता है। पौधों में जड़ों के माध्यम से पोषक तत्वों की
आपूर्ति हो अवशोषित करके और पत्तियों को भोजन प्रदान करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 155 की। तो 155 है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो कौन सा है इनमें से जो जैव उर्वरक के जो उपयोग में होता है, तो वो होता है आपका नीला हरित शैवाल और एजोला और राइबोजियम। तो उपरोक्त सभी हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो राइबोजियम भी, एजोला भी और नीला हरित शैवाल भी, इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। बात करते हैं 156 क्वेश्चन की। तो 156 क्वेश्चन है कि अजादिराचा इंडिका निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है। जो अजादिराचा जो चता है नाम, वो किसका है, तो वो हो जाता है आपका नीम का। तो नीम का वनस्पतिक नाम आपका हो जाता अजादिराचा इंडिका। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बात करें प्रश्न नंबर 157 की। 157 क्वेश्चन है कि C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पादक है। तो कौन सा उत्पादक है प्रथम, तो वो हो जाता है आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। C3 जो प्लांट है आपका, C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का के जो बंद बनने वाला प्रथम उत्पादक फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, जिसे C3 यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। बात करते हैं 158 क्वेश्चन की। तो ये हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल अल्पदीप्तिकालीन है। तो अल्पदीप्तिकालीन कौन सी फसल है आपकी, तो वो हो जाती है आपकी मूंगफली और सोयाबीन और बाजरा। अल्पदीप्तिकाल मतलब शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं ये होते हैं। तो कौन से होते हैं, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा। अल्पकालीन तो ये हो जाते हैं मूंग, सोयाबीन, बाजरा, धान, तंबाकू और खरीफ की फसलें। अब दीर्घकाल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चकुंदर, सरसों, अरंडी और साधारण रबी की फसलें आ जाती हैं इनमें। बात करते हैं दिन निष्कासन कौन सी होती है, मक्का हो जाती है, टमाटर हो जाती है और सूरजमुखी हो जाती है, कपास, घेरा। तो यह आपकी दिन निष्क्रिय पौधे हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। जो भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है वो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में रखा हुआ मिलता है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बात करते हैं 159 क्वेश्चन की। तो 159 क्वेश्चन है कि प्रकाश की निराई के लिए पौध वृद्धि को कहा जाता है। मतलब जो प्रकाश की निराई की जाती है उसमें पौध वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो उसे फोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। प्रकाश की निराई के लिए पौध वृद्धि को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है, क्योंकि पौधे प्रकाश की तरफ झुकते हैं और यह प्रकाश से दूर हटते हैं अपने विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, खास तौर पर जैसे भोजन निर्माण संबंधित प्रकाश संश्लेषण की इत्यादि हो जाते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। बात करते हैं 160 क्वेश्चन की। तो 160 क्वेश्चन है कि पौधों में सूखा प्रतिरोधी किससे संबंधित है। जो सूखा प्रतिरोधी है वो किससे संबंधित है, तो वो हो जाता है ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल के कारण जो है ये आपके सूखा प्रतिरोधी इससे संबंधित होते हैं। बात करें इसमें तो पौधों में सूखा प्रतिरोधी जो है ऋणात्मक विभव के द्वारा होता है। सूखा प्रतिरोधी वह क्षमता होती है जिसमें एक पौधा शुष्क प्रतिरोध वह क्षमता है जिससे एक पौधा शुष्क या सूखे की स्थिति के दौरान बायोमास उत्पादन को बनाया रखता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। बात करते हैं 161 क्वेश्चन की। तो 161 है कि तत्व जो स्टोमेटा एवं रंध्रों के खुलने पर बंद होने को नियंत्रित करता है वो कौन सा होता है, पोषक तत्व कौन सा है, वो हो जाता है आपका पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है इसका। तो पोटेशियम पत्तियों में स्टोमेटा और रंध्रों को खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है, पौधों द्वारा पानी की हानि पर नियंत्रित करता है। बात करते हैं 162 क्वेश्चन की। तो 162 है वह रसायन जिसके द्वारा स्टोमेटा का खुलना व बंद होना नियंत्रित करता है, तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है
आपका PMA कौन सा हो जाता, मतलब फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। कौन सा हो जाता, तो वो हो जाता फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। एक रसायन है जिसके द्वारा स्टोमेटाओं का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है। जब इसे सीधे पौधे की पत्तियों पर लगाया जाता है तो यह एक एट्रीसप्टिरेट के रूप में कार्य करता है और यह पौधे के रंध्रों को बंद करके बाष्प उत्सर्जन को रोकता है। बात करते हैं 163 क्वेश्चन की। 163 है कि फसलों में बाष्प उत्सर्जन शीघ्रता से होता है। कब होता है, जब फसलों में बाष्प उत्सर्जन शीघ्रता से कब होता है, तो ये होता है जब भूमि में अतिरिक्त जल विद्यमान होता है, तो जो है बाष्प उत्सर्जन जो होता है वो फसलों में जब अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फसलों में बाष्प उत्सर्जन शीघ्रता से होता है जब भूमि में अतिरिक्त जल विद्यमान होता है। अतिरिक्त जल मृदा में होने पर पौधों में जल रसारोहण तथा द्वारा स्वतः पहुंचाता रहता है, जिससे बाष्प उत्सर्जन शीघ्रता से होता है। क्योंकि जब मृदाओं में जल अधिक होता है तो उसके कारण जल रसारोहण जो स्वतः ही अपने आप पहुंचाते रहता है, जिसके कारण बाष्प उत्सर्जन अधिक होता है। बात करते हैं 164 क्वेश्चन की। तो 164 क्वेश्चन हो जाता है, पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्लोरोफिल से किस तत्व की उपस्थिति से होता है, तो वो हो जाता है आपका मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए। पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्लोरोफिल और मैग्नीशियम की उपस्थिति में होता है। यह प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है ताकि प्रकाश वापस न जा सके। तत्पश्चात भोजन के निर्माण में प्रकाश का उपयोग कर लिया जाता है। तो यह आपका मैग्नीशियम जो आपका तत्व होता है उसकी उपस्थिति में ये होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 165 की। तो 165 क्वेश्चन हो जाता है, फसलों में बाष्प उत्सर्जन शीघ्रता से होता है। कब होता है, तो वो होता है आपका हवा शांत होती है जब, या श्वसन मूल होता है जब, केवल एयर भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, कोई नहीं इनमें। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो फसलों में बाष्प उत्सर्जन शीघ्रता से होता है जब भूमि में अतिरिक्त जल विद्यमान रहता है और अतिरिक्त जल मृदा में होने पर पौधों में जो है रसारोहण द्वारा स्वतः पहुंचता रहता है, जिसके कारण बाष्प उत्सर्जन शीघ्रता से होता है। जो भी पीछे पढ़ा था वही है सेम क्वेश्चन। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 166 की। तो 166 हो जाता है आपका, पौधों के प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है, मतलब जो पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो होती हैं आपकी, ये प्राथमिक पोषक तत्व हो जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में। बात करें 167 क्वेश्चन की। 167 क्वेश्चन हो जाता है कि अधिकतम सौर ऊर्जा किसके द्वारा ट्रेडम की जाती है। तो किसके द्वारा अधिकतम सौर ऊर्जा की जाती है, तो वो जाती है आपकी टैंकों में बढ़ती शैवालों की जो है, इससे जो है सौर ऊर्जा में अधिकतम जो है ट्रैप्ड की जाती है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सी हो जाता है, तो टैंकों में बढ़ती शैवालों द्वारा अधिकतम सौर ऊर्जा ट्रैप्ड की जाती है और शैवाल जो फाइकोसाइनिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण अधिकतम सौर ऊर्जा को ट्रैप्ड करने में सक्षम है और एक पानी में घुलनशील वर्णक है और विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को टैप करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बात करें 168 क्वेश्चन की। तो 168 है, क्लिनोस्टेट किसके अध्ययन में उपयोग होता है, तो किसके ये हो जाता है वृद्धि गति के अध्ययन में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो क्लिनोस्टेट का उपयोग वृद्धि गति के अध्ययन के लिए किया जाता है और
क्लोन स्टेट एक ऐसा उपकरण है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम करता है और पौधों को धीरे धीरे घुमाकर क्षैतिज रूप में बढ़ने देता है। तो क्या होता है ये क्लोनोस्टेट जो होता है, ये एक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम कर देता है और धीरे धीरे घुमाकर क्षैतिज रूप को बढ़ाने देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब बात करें 169 क्वेश्चन की, तो 169 क्वेश्चन हो जाता है CAM पादपों के रंध्र होते हैं तो कैसे होते हैं? इनके रात में खुले हुए एवं बंद होते हैं। अब ये क्या होता है? केम। तो केम जो होता है पादपों के सरंध्र रात में खुले और दिन में बंद रहते हैं क्योंकि ये एरिड जलवायु के पौधे होते हैं। इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि बाष्प उत्सर्जन कम हो जाता है। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो रात में खुलते हैं और जो दिन में है बंद रहते हैं। तो जैसे कि नागफनी हो जाती है और एलोवेरा हो जाता है। अब बात करते हैं 170 क्वेश्चन की, तो 170 है कि पौधों में ऐसे तने जिनमें जीवित कोशिकाएं विष के अंतग्रहण के कारण मर चुकी होती हैं या तब भी वे अपने निम्न के लिए सक्षम हैं, मतलब वो अपने जमने के लिए फिर भी सक्षम हो जाती हैं, तो वो जल स्थानांतरण कहलाता है। तो पौधों के ऐसे तने जिसमें जीवित कोशिकाएं विष के अंतर्गत के कारण मर चुकी हैं तब भी वे जल जो स्थानांतरण के लिए सक्षम हैं और जाइलम पौधों में संवहनी ऊतक हैं और जो जल और खनिज लवणों का संचालन के लिए जिम्मेदार रहती हैं। तो ऐसी जो पौधे के ऐसे जो तने होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, विष के कारण वो मर भी चुकी हैं और फिर भी वो जीवित हैं, तो वो किसके कारण होती हैं? वो जाइलम पौधों में संवहनी ऊतक के कारण हो जाती हैं। बात करते हैं आगे 171 क्वेश्चन की, तो 171 होता है कि वर्धन काल में पौधों की निम्न प्रकारों के एकल पौधों के लिए बाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षति कम होती है, तो वो किसके द्वारा होती है? लोबिया के कारण। तो वर्धन काल में पौधों में जो है लोबिया प्रकार की एकल पौध के लिए बाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षति कम होती है। लोबिया वैश्विक जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फलियों और एक महत्वपूर्ण फसल है। बात करते हैं 172 क्वेश्चन की, तो 172 है कार्बन डाइऑक्साइड का रात में ग्रहण एवं दिन में विसर्जन गुण क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है केल्विन चक्र, उसे बोला जाता है फोटो फास्फोरिलेशन। क्या बोला जाता है? फास्फोरिलेशन बोला जाता है उसे, फोटो फास्फोरिलेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में ग्रहण कर एवं दिन में विसर्जन गुण जो कि फोटो फास्फोरिलेशन कहलाता है। अब ये हेच एवं क्ले जो स्केल को C4 चक्र बोला जाता है। हेच और स्केल को क्या बोला जाता है? C4 चक्र। और केल्विन चक्र को C3 चक्र बोला जाता है। बात करते हैं 173 क्वेश्चन की, तो 173 क्वेश्चन है 173 हो जाता है कि कौन सा पौधा वृद्धि सूचकांक पौधे की प्रकाश संश्लेषण की गति को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपकी NAR और शुद्ध आत्मसात दर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो शुद्ध आत्मसात जो दर है वो एक ऐसा सूचकांक है जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण गति को दर्शाता है, लेकिन वाटसन बताते हैं कि NAR प्रकाश संश्लेषण की जो वास्तविक माप नहीं करता है क्योंकि यह श्वसन हानि पर प्रकाश संश्लेषण लाभ के शुद्ध परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए श्वसन की परिणाम के अनुसार भिन्न हो सकता है। बात करते हैं 174 क्वेश्चन की, तो 174 क्वेश्चन है आपका रोडोस्पिरिलियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को प्रकाश संश्लेषण से किस तरह फिक्स करता है? तो वो करता है आपको एनारोबिक के द्वारा जो है आपको ये संश्लेषण में फिक्स कर लेता है।
तो ये हो जाता रोडोस्पिरिल्लम है वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को प्रकाश संश्लेषण से अवायवीय तरीकों से फिक्सन करता है और कई मुक्त जीवित बैक्टीरियों और नीले हरित शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन को फिक्स करने में सक्षम रहता है। बात करें अब 175 क्वेश्चन की, तो 175 हो जाता है कि वानस्पतिक की उम्र इसमें पता लगाई जा सकती है। तो किसके द्वारा लगाई जा सकती है वानस्पतिक की उम्र? तो वो लगाई जा सकती है आपकी वार्षिक घेरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो वानस्पतिक उम्र का पता लगाने के लिए वार्षिक घेरा या वार्षिक बलयन द्वारा लगाया जा सकता है। और समशीतोष्ण क्षेत्र के लिए द्विबीजपत्रियों में द्वितीयक जाइलम की 2 किस्म बनती हैं, जो पेड़ों की आयु की गणना वार्षिक बलयों की संख्याओं से की जा सकती है। और इस विधि को जो है डेकोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? डेडोकेनोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसे डेडोकेनोलॉजी बोला जाता है। आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेड़ों की आयु नापने के लिए जो है कौन सी विधि है? तो वो होती है डेडोकेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है आपका बी। बात करते हैं 176 क्वेश्चन की। 176 है कि जल दाब पारिस्थितिकी के अंतर्गत सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन प्रभावित होता है? तो जल दाब जो परिस्थिति है उसके अंतर्गत सबसे पहले कौन होता है प्रभावित? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विभाजन और दीर्घकरण। ये होते हैं सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन होता है जब मृदा में जल का स्तर मुरझान बिंदु से नीचे चला जाता है तो जल दाब की पारिस्थितिकी पैदा हो जाती है। इस पारिस्थितिकी में पौधे का कोशिका विभाजन तथा दीर्घीकरण की क्रिया रुक जाती है और साथ ही उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। स्थिति बने रहने पर पौधे सूखने लगता है और फिर वो मर जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। बात करते हैं 177 क्वेश्चन की। तो ये हो जाता है निम्नलिखित में से किस पादप ऊतक में बृहद वायु अवकाश होता है? तो किस में होता है? वो हो जाता है वायुतक में। तो वायुतक में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बात करते हैं 178 क्वेश्चन की। 178 है कि एक स्वयंपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? एक जो स्वयंपोषी होती है जीव, उसकी कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो एक स्वयंपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। स्वयंपोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। बात करते हैं 179 क्वेश्चन की। तो 179 क्वेश्चन जो हो जाता है आपका ये हो जाता है निम्न में से कौन से जीव अपरदाहिरी हैं? मतलब अपरदाहिरी कौन से हैं? टेट्रा इटीवोर कौन से हैं? तो इनमें से आपको क्रम में लगाना, तो वो कौन से हो जाते हैं आपके? पहला और तीसरा और पांचवा। तो केंचुआ और मिलीपीड्स और कास्ट युग का हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। अब ए सही हो जाता है, इसके कुछ देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए, तो टेट्रा इटीवोर जीव के अंतर्गत केंचुआ व मिलीपीड्स व कास्ट युक्का आदि आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा एवं जो जेलीफिश इस वर्ग में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है इसका। बात करते हैं 180 क्वेश्चन की। तो 180 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाता है आपका तो रसायन अनुवर्तित पराग नलिकाओं से और जलानुवर्तित पुष्प से हो जाता है। धनात्मक प्रकाश किस तो प्रवाह से हो जाता है। देखिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती किससे हो जाता है? मूल जड़ नहीं। तो ये होता है आपका ये संबंध पुष्प से नहीं है, जबकि शेष विकल्पों का सम्मिलित सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है। बात करते हैं 181 क्वेश्चन की। 181 है कि
जीव का रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वो मिलर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो जीव का रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में मिलर ने सिद्ध किया था। किसने? मिलर ने सिद्ध किया था। बात करते हैं 182 क्वेश्चन की, तो इसमें हो जाता है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के जो अध्ययन है उससे किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान बोला जाता है। बात करते हैं 183 क्वेश्चन की, तो यह होता है मीसोफिल तथा वंडल शीत, जो शीत है वो पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? तो वो पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मीसोफिल तथा वंडल शीत कोशिकाएं पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। बात करते हैं 184 क्वेश्चन की। 184 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, तो वो प्रकाश संश्लेषण क्या है? ऑक्सीन और अपचयन क्रिया, ये जो है आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीन और अपचयन है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के शून्य में और अंधकार प्रक्रिया स्टोमेटा में होती है। तो ये जो होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट शून्य में और अंधकार की किस में होती है? स्टोमेटा में होती है। बात करें 185 क्वेश्चन की। 185 क्वेश्चन है कि जब किसी एन ब्रेड लाइन की श्रेणी शक्ति का परीक्षण किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो वो आपका लाया था चरम संकरण। तो चरम संकरण के अंतर्गत इन ब्रेड लाइन की जो मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। बात करते हैं 186 क्वेश्चन की। तो 186 है कि 186 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 186 हो जाता है यहाँ चरने वाले जानवर किसके द्वारा वानस्पतिकी के प्रकार का बदल सकते हैं? तो वो किसके प्रकार को बदल सकते हैं? चरने वाले जानवर जो होते हैं, तो वो चयनात्मक चराई के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चरने वाले जंतु चयनात्मक चराई द्वारा वनस्पतिकों के प्रकार को बदल सकते हैं। चयनात्मक चराई का अर्थ है कि जानवर अन्य पौधों का अधिक चरते हैं, तो जानवर जो है अन्य पौधों को अधिक चरते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। बात करते हैं 187 क्वेश्चन की। गुणसूत्र का संपूर्ण सेट एक इकाई की तरह अगर एक जनक से वंशागत करे तो वह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो जीनोम कहलाता है। अब गुणसूत्र का संपूर्ण सेट एक इकाई की तरह एक जनक से वंशानुगत करे तो उसे जीनोम कहा जाता है। जीनोम के अध्ययन को जो है जीनोमिक्स बोला जाता है। तो जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। बात करें 188 क्वेश्चन की। तो 188 क्वेश्चन है कि आवर्तक चयन विधि का प्रयोग सामान्यतः निम्न में से किस में किया जाता है? तो आवर्तक चयन विधि का किस में किया जाता है? वो किया जाता है आपका परपरागित फसलों में, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं यहाँ पर आवर्त चयन विधि का प्रयोग किस में किया था? परपरागित फसलों में। अब होती कौन कौन सी परपरागित फसलें? जैसे कद्दू हो जाता है आपका, और अंगूर, घास, सेब, और डैफोडिल्स हो जाता है। और स्वपरागित की बात करें, स्वपरागित जैसे मूंगफली हो जाती है, गेहूं हो जाता है, चावल और टमाटर जो आपकी स्वपरागित फसलें हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब बात करते हैं आगे 189 क्वेश्चन की। तो 89 है दो कारकों के महत्व की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दो कारकों के महत्व के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वो आपका एफ टेस्ट किया जाता है। तो दो कारकों के महत्व के लिए एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करें 190 क्वेश्चन की। तो 190 क्वेश्चन हो जाता है
जब एक ट्रांसजेनिक पौधे को गैर ट्रांसजेनिक के साथ क्रॉस किया जाता है तो एपीमर प्लांट की जैगोस्टिन जो स्थिति होती है वो क्या होती है, तो वो उसकी अर्धयुग्मजी हो जाती है। तो इसकी क्या हो जाती है, अर्धयुग्मजी। जब एक ट्रांसजेनिक पौधे गैर ट्रांसजेनिक के साथ क्रॉस करते हैं तो एपीमर प्लांट की जो जैगोस्टिन होती है तो वो अर्धयुग्मजी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। बात करें 191 क्वेश्चन की, तो ये हो जाता है एंडोस्पर्म का प्लेयोडी स्तर है, तो वो क्या है, तो वो जाता 3n। तो इसमें जो है एंडोस्पर्म का जो फ्लोइडल स्तर होता है 3n होता है। अधिकांश जो एंटीजोस्पर्म पौधों में एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लोइन 3n होता है, क्योंकि एक नर युग्म के साथ 2 ध्रुवीय नाभिक फ्यूज होते हैं और उनमें से 3 अगुणित होते हैं, लेकिन विभिन्न प्रजातियों में संख्या 2n से 15n तक जो है भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। बात करें 191 क्वेश्चन की, तो 191 है कि कोस के मेलेंस को खालिस्तान ने खोज निकाला था, तो किसने निकाला था, जो कोस के मेलेंस है उसकी खोज किसने की थी, तो वो आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसमें जो कोस के मेलेंस को रॉबर्ट हुक ने 1965 में खोजा था, 1965 में, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन्स ने की थी 1851 में, और जीवित कोशिकाओं की खोज किसने, ल्यूहॉर्क ने की थी और 1723 में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। बात करें 193 क्वेश्चन की, तो 193 क्वेश्चन हो जाता है कि मेंडल के सिद्धांत वंशागतिकी के परिचालन के दौरान इनमें से कौन सा आता है, तो वो आ जाता है आपका युग्मक निर्माण। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब देख रहे थे कुछ इसकी डिटेल से, तो ये हो जाता है मेंडल के सिद्धांत वंशागतिकी के परिचालन के दौरान इनमें से कौन सा आता है, तो वो आता है मेंडल के वंशागति नियम। युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक जीव के लिए एलील एक दूसरे से अलग होते हैं, ताकि प्रत्येक युग्मज जो प्रत्येक जीन के लिए केवल एक ही एलील वहन कर सकें, इसलिए अलग किया जाता है इन्हें। बात करते हैं 194 क्वेश्चन की। 194 व्यक्तिकरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। इनमें से कौन सा ऋणात्मक व्यक्तिगत पाया जाता है, तो वो आपका पौधा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये व्यक्तिकरण पाया जाता है। बात करें 195 क्वेश्चन की, तो ये है होमोजाइगस पौधों में इनमें से कौन सा एकल स्वयं उभरीकरण होने वाला स्वयं संतति का समूह है, तो वो कौन सा होता है, जो विशुद्ध रेखा जो आपका हो जाता है। तो होमोजाइगस पौधों में विशुद्ध रेखा एकल स्वयं उभरीकृत होने वाली स्वयं संतति का मूल समूह है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। बात करें 196 क्वेश्चन की, तो 196 है कि एक लक्षण कई जीनों द्वारा निर्धारित होता है तथा असंततः भिन्नता नहीं दिखाता, तो उसे कहा जाता है, तो उसे मात्रात्मक जो है लक्षण बोला जाता है। तो एक लक्षण कई जीनों द्वारा निर्धारित होता है तथा असंततः भिन्नताएं नहीं दिखाता, जो मात्रात्मक जो लक्षण होता है उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। बात करते हैं 197 क्वेश्चन की, तो 197 में आनुवांशिकी द्रव में स्थायी परिवर्तन को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं, तो किसे बोला जाता है, वो म्यूटेशन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, तो म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहा जाता है। बात करें 198 क्वेश्चन की, तो इनब्रीडिंग जो ड्रीप्रेंशन अर्धपतन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इसका परिणाम है, तो वो क्या है, तो बाह्य संकरण का खोना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, तो बल्कि इसका बाह्य संकरण नुकसान का परिणाम होता है। बात करें 199 क्वेश्चन की, तो 199 क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्न में से कौन सा जीवाणु सामान्यतः लक्षण को एक शरीर रचना से दूसरे स्थानांतरण करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका एग्रोबैक्टीरियम जो
मेरी फेसिस जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो अनुवांशिक इंजीनियर में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी जो फेसिसियम है वो नामक जीवाणु जो है शरीर रचना स्थानांतरण के उपयोग में किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की। तो 200 जो है निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है स्व अनिश्चितता दर्शाता है? तो वो कौन सी है? वो आपकी कोकोआ या कोकोनट बोल सकते हैं, कोकोनट बोल सकते हैं। तो वो फसल जो है आपकी स्व अनिश्चितता दर्शाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो स्वतः अनिश्चित पुष्पों वाले पौधों में एक व्यापक प्रसार तंत्र है जो कि प्रजनन को रोकता है और क्रॉसिंग को बढ़ाता है। तो ये आपके जो है यहाँ पर 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं आपके प्लांट ब्रीडिंग से और बायोटेक्नोलॉजी से। तो ये आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब जो हम आगे कराएंगे आपको, हम 250 क्वेश्चन कराएंगे। अब अगली जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम आपको एक वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन ही कराएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जो हम वो क्वेश्चन कराएंगे, जो हम 250 क्वेश्चन जो कराएंगे वो होंगे आपके मृदा विज्ञान से या मृदा प्रबंधन से, मृदा विज्ञान से या मृदा प्रबंधन से होंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को भी लाइक करते रहें। तो इसमें जो हम आपको 15 नंबर के जो आपका मृदा विज्ञान पूछा जाएगा, तो उसमें के हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। तो इसी तरह से हम आपको सारे सब्जेक्ट करा देंगे और हम एक तरीके से ये लाएंगे कि हर सब्जेक्ट वाइज की एक फुल वीडियो लेकर आएंगे जो कि 1-1.5 घंटे की होगी, करीबन 2+ घंटे की होगी वो। और उसमें जो है पूरे हम जितने क्वेश्चन में 200 कराए हैं, तो ये 200 के 200 उसमें आपको रिवीजन के रूप में मिल जाएंगे और वो भी आपको चैनल पर ही मिल जाएगी। लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी, कुछ टाइम में मिलेगी। तो आपको ये वीडियो 4 बजे के टाइम मिल जाएगी। तो हर दिन एक दिन चेक कर आपको 4 बजे के टाइम वीडियो अपलोड हो जाती है। आप वहाँ से आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इसे भेजें जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।